सुपर्णा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर सुपर्णा ने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ अनुभव, लेकिन मैं मछली और मांस खाती हूँ और तुम्हारा परिवार शाकाहारी है, बहुत दिक्कत होगी। कुछ नहीं होगा सुपर्णा, हम दोनों मिलकर सब कुछ मैनेज कर लेंगे। सुपर्णा ने हाँ कर दिया। 3 साल बाद कॉलेज खत्म हुआ और अनुभव को नौकरी मिल गई और फिर दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली। चलो सुपर्णा, मैं तुम्हें अपने गांव ले चलता हूँ। अनुभव सुपर्णा को लेकर एक गाड़ी में बैठकर गांव की ओर चल दिया। रास्ते में सुपर्णा को एक मछली का बाजार दिखा। अरे अरे, गाड़ी रोको, यहाँ तो अच्छी मछली मिल रही है। सुपर्णा गाड़ी से उतर गई और उसने बड़ी बड़ी 2 मछलियाँ भी खरीद ली। इन सब की आज क्या जरूरत थी सुपर्णा, आज हम पहली बार गांव जा रहे हैं, मछली देखकर माँ गुस्सा हो जाएंगी। उससे मुझे क्या, मैं मछली के बिना चावल नहीं खा सकती। अब चलो गांव। सुपर्णा मछली लेकर गाड़ी के अंदर बैठ गई। वो दोनों गांव पहुंच गए। अनुभव सुपर्णा को लेकर घर के अंदर चला गया। सुपर्णा के हाथ में 2 मछलियां थीं। ये देखकर जानकी दौड़ कर आई। अरे अरे, मछली लेकर कहाँ घुसी जा रही हो? ये कौन है बेटा? ये आपकी बहू है माँ, इससे मैंने शादी की है। बहू? तूने हमें बताए बगैर बंगाली लड़की से शादी कर ली? तो क्या हुआ? अब चलिए माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी है, मछली पकाते हैं। तभी जानकी की बेटी पूनम वहाँ चली आई और उसने कहा, हमारे घर में मछली नहीं खाई जाती, हम सब दुर्गा माँ के भक्त हैं। तो क्या हुआ, मैं मछली खाऊंगी? ये बोलकर सुपर्णा रसोई में चली गई और मछली पकाने लगी। जानकी भी ज्यादा कुछ नहीं कह पाई। बेटा, तूने ये किससे शादी की है? माँ, उसे बचपन से मछली और मांस खाने की आदत है, अब एक दिन में वो थोड़ी बदल सकती है। ये बात भी सही है। माँ, एक काम कीजिए, भाभी के लिए एक अलग रसोई तैयार कीजिए। हाँ, ये ठीक रहेगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी और हम सब मिलजुल कर रहेंगे। अनुभव को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया। सुपर्णा भी राजी हो गई। सुपर्णा के लिए अलग रसोई बनाई गई और उसी में वो खाना बनाने लगी। मछली और मांस की बू से जानकी और पूनम परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने सुपर्णा से कुछ नहीं कहा। माँ, सड़ी हुई मछली की बू आ रही है। हाँ, मुझे भी आ रही है, लेकिन बहू से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम सह लेंगे थोड़ा, ये उसका भी तो घर है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे बस एक ही चिंता है। कैसी चिंता? नवरात्रि आने वाली है, भाभी नवरात्रि में भी मांस और मछली खाएगी क्या? ये सुनकर जानकी चिंता में पड़ गई। बात तो सही है, बस 9 दिन की तो बात है, बहू 9 दिन के लिए शाकाहारी नहीं बन सकती क्या? जानकी ने ये बात अनुभव से कही। हाँ माँ, 9 दिन के लिए वो मैनेज कर लेगी, मैं आज ही उससे बात करता हूँ। अनुभव ने रात को सुपर्णा से इस बारे में बात की, लेकिन सुपर्णा ने कहा, अनुभव, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं एक दिन भी मछली और मांस के बिना नहीं रह सकती। हाँ सुपर्णा, लेकिन ये तो सिर्फ 9 दिन की बात है ना, और नवरात्रि में नॉनवेज खाने से दुर्गा माँ गुस्सा हो जाती हैं। ये सब बकवास है, लेकिन वो अपने ही मन में सोचने लगी, अभी हाँ कर देती हूँ, चोरी छुपे खा लूंगी, किसे पता चलेगा। अनुभव बहुत खुश हुआ। उसने अगले ही दिन अपनी माँ और बहन से ये बात कह दी। ये सुनकर जानकी को सुकून मिला। चलो अच्छा है, बहू के लिए हमने भी तो अलग रसोई बनाई, अब 9 दिन वो भी मैनेज कर लेगी तो घर में शांति बनी रहेगी। हाँ माँ, इस बार की नवरात्रि हम सब एक साथ मनाएंगे। नवरात्रि आ गई। पहले दिन घर में पूजा की गई और फिर जानकी रसोई में खाना बनाने लगी। उधर सुपर्णा अपने कमरे में गई और उसने किसी को फोन मिला दिया। हेलो, हाँ सब रेडी है ना? दोपहर को जब सब लोग सो जाएंगे तब पीछे के दरवाजे से लाना। दोपहर को सब लोग खाने बैठ गए, लेकिन सुपर्णा ने ज्यादा कुछ नहीं खाया। क्या हुआ भाभी, कुछ खा क्यों नहीं रही हो? असल में ज्यादा भूख नहीं है मुझे। सुपर्णा ने ज्यादा कुछ नहीं खाया और सबके सोने का इंतजार करती रही। सब लोग सो गए और तभी वो पीछे के दरवाजे पर चली गई। दरवाजा खोलते ही एक डिलीवरी बॉय दिखा। वो खाना लेकर वहीं पर खड़ा था। ये लीजिए मैडम, आपका बटर चिकन। सुपर्णा बटर चिकन लेकर अपने कमरे में चली गई और आराम से खाने लगी। अगले दिन भी उसने यही किया, सबके साथ ज्यादा खाना नहीं खाया। ये देखकर पूनम को डाउट हुआ और वो दोपहर को ना सोकर जगी रही और सुपर्णा के ऊपर नजर रखने लगी। सुपर्णा पीछे के दरवाजे पर गई और डिलीवरी बॉय से खाना लेकर अपने कमरे में खाने लगी और तभी पूनम ने उसे पकड़ लिया। भाभी, आप नवरात्रि में मांस खा रही हो, आपको हमने मना किया था ना? तो क्या हुआ, मैं तुम लोगों के सामने तो नहीं खा रही हूँ ना? तभी वहाँ पर जानकी आ गई।
हाय हाय, सत्यानाश हो गया, सब कुछ अपवित्र हो गया। नवरात्रि में घर में मांस आ गया। हाय हाय, अब क्या होगा। जानकी और पूनम के साथ सुपर्णा ने बहुत झगड़ा किया। अनुभव ऑफिस से घर लौटा और उसके साथ भी सुपर्णा ने झगड़ा किया। मैं ये सब नहीं मानती, मैं नवरात्रि में मांस खाऊंगी, जिसको जो करना है वो करे। सुपर्णा ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने रात को बहुत सारी मटन बिरयानी खा ली और फिर सो गई। थोड़ी देर बाद उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा। आह, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आह। उसने 2 बार उल्टी कर दी। उसके शरीर में लाल लाल कुछ निकलने लगा और बहुत खुजली होने लगी। अनुभव, देखो ना क्या हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत खुजली हो रही है और बुखार भी है। अरे बाप रे, तुम्हारे शरीर में तो जैसे आग जल रही है, तुम्हें तो अस्पताल ले जाना होगा। सुपर्णा को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, देखिए, बहुत ज्यादा मछली और मांस खाने की वजह से हुआ है। ये लिवर में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया है, मछली और मांस कम करना होगा। लगातार 7 दिन अस्पताल में रहने के बाद सुपर्णा ठीक हुई। नवरात्रि खत्म होने के बाद वो घर लौटी और पूरी तरह बदल गई। माँ जी, ननद जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई और उसी गलती की सजा मुझे मिली है। मुझे दूसरों के विश्वास का सम्मान करना चाहिए। ये सुनकर सब लोग खुश हुए और खुशी खुशी सब लोग एक साथ रहने लगे। अजी, सुनते हो, हमारे जंगल के करीब शहर से कुछ डॉक्टर आए हुए हैं और वो यहाँ के आदिवासियों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। हाँ विमला, कल मैंने भी उनको देखा था। मैं सोच रही थी कि हमारी अंजलि बिटिया को हर समय बुखार रहता है, तो क्यों न कल हम उस कैंप में किसी डॉक्टर को दिखा दें। मेरे भी दिमाग में यही बात चल रही है, लेकिन अपनी बिटिया को वहाँ ले जाने से डरता हूँ। डॉक्टर को दिखाने में भला किस बात का डर। विमला, हम गरीब आदिवासी जंगली लोग हैं। हमारे तौर तरीके और रहने का ढंग शहर वालों से अलग है। हम कपड़े नहीं पहनते, आज भी पत्ते ढककर अपने शरीर को छुपाते हैं। अगर हमारे पास कुछ है तो वो इज्जत, और ये शहर वाले, हम जंगल में रहने वाले आदिवासियों की इज्जत को कुछ नहीं समझते। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ विमला कि शहर वाले नजर के अच्छे नहीं होते। छोड़िए जी, हम अपनी बिटिया रानी को साथ लेकर चलेंगे। हमारे होते हुए कोई भी हमारी बिटिया रानी पर बुरी नजर नहीं डाल सकता। अगर तुम कहती हो तो कल सुबह हम अपनी बिटिया रानी को डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाएंगे। संपत का परिवार एक बेहद गरीब आदिवासी परिवार था जो अपने कबीले के साथ रहता था। संपत की एक बेटी थी जो बहुत सुंदर थी, जिसका नाम मोहिनी था। मोहिनी अब जवान हो चुकी थी। संपत और विमला मोहिनी के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहते थे। मोहिनी को कुछ समय से बुखार रहता था और संपत ने उसके इलाज के लिए अपने जंगली आदिवासी कबीले के तमाम नुस्खे आजमाए, लेकिन मोहिनी को कोई फायदा नहीं मिला। पर कुछ दिनों पहले उनके गांव में शहर से एक डॉक्टरी कैंप लगा था। विमला उसी कैंप में मोहिनी को दिखाने के लिए संपत से बोल रही थी। दूसरे दिन संपत और विमला अपनी बेटी मोहिनी को उस कैंप में ले गए। उसी कैंप में एक सुंदर नौजवान डॉक्टर भी कपड़े पहने हुए वहीं बैठा हुआ था। वो संपत की ओर देखकर बोला, मेरा नाम डॉक्टर राहुल है, बोलिए क्या तकलीफ है आपको। संपत ने हाथ जोड़कर राहुल से कहा, तकलीफ मुझे नहीं डॉक्टर बाबू, मेरी बिटिया मोहिनी को है। इसे बहुत दिनों से बुखार है। राहुल की नजर जैसे ही मोहिनी पर पड़ी तो वो मोहिनी को देखता ही रह गया। मोहिनी ने अपना शरीर अपने जंगली आदिवासी कबीले के मुताबिक पत्तों से ढक रखा था। मोहिनी बहुत सुंदर थी। राहुल ने मोहिनी के कुछ ब्लड टेस्ट किए और कुछ दवाइयाँ संपत को देकर बोला, कल तक मोहिनी की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। तब तक आप ये दवाइयाँ ले जाइए और उन्हें खिला दीजिए, और हाँ, कल उन्हें लेकर जरूर आइएगा। संपत अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला गया और डॉक्टर मोहिनी को जाता हुआ देखता रहा। दूसरे दिन संपत और विमला अपनी बेटी मोहिनी को साथ लेकर आ गए। मैंने मोहिनी की ब्लड रिपोर्ट देखी थी, जो नॉर्मल है। मोहिनी को वायरस बुखार है, जो मैंने दवाइयाँ दी है उसी से ठीक हो जाएगा। कल आप फिर आकर मुझे एक बार दिखा देना। इतना कहकर राहुल मोहिनी को देखकर मुस्कुराने लगा। मोहिनी भी राहुल को देखकर मुस्कुराने लगी। कुछ देर के बाद मोहिनी अपने माता पिता संपत और विमला के साथ वहाँ से चली गई। राहुल को ऐसा करते देख उसके साथी नितिन ने राहुल से कहा, ये सब क्या है राहुल? आखिर तू क्या करना चाह रहा है? तू कहना क्या चाहता है? तू अच्छी तरह से जानता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं तेरे इरादों को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो आदिवासी बहुत सीधे साधे लोग हैं। तो मैं कौन सा उन्हें परेशान कर रहा हूँ? राहुल, मैं जानता हूँ तेरी नजर मोहिनी की खूबसूरती पर है। तू ना जाने कितने लड़कियों को धोखा देकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर चुका है, लेकिन मोहिनी के साथ ऐसा मत करना। एक सीधी सादी आदिवासी लड़की है। अब जब जान ही गया है तो अपना मुंह बंद रख। वैसे भी अब हम लोगों को यहाँ पर 7-8 दिन ही रहना है। सरकार ने हमें मरने के लिए इन भिखारियों के साथ इस जंगल में छोड़ दिया है, तो क्या मैं इन लड़कियों के साथ एंजॉय भी नहीं कर सकता?
लड़कियां एंजॉय करने के लिए नहीं होती राहुल। ये बेचारे भोले भाले मासूम लोग हैं, कम से कम इन्हें तो बख्श दे। लेकिन राहुल ने नितिन की बात को नजरअंदाज कर दिया। दूसरे दिन मोहिनी के माता पिता मोहिनी को लेकर फिर से राहुल के पास आ गए। राहुल ने अपनी मीठी मीठी बातों में मोहिनी के माता पिता को फंसा लिया। मोहिनी का पिता, जो कि शहर के लोगों पर विश्वास नहीं करता था, राहुल ने उसे मीठी बातों की ऐसी घुट्टी पिलाई कि उसे राहुल पर बहुत विश्वास हो गया। धीरे धीरे राहुल मोहिनी के घर पर आने जाने लगा। राहुल मोहिनी के शरीर का दीवाना होता जा रहा था। एक दिन उसने मौका देखकर मोहिनी से अपने मन की बात कही। मोहिनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार तो मैं भी तुमसे मन ही मन में करती हूँ, लेकिन हमारा और तुम्हारा कोई मेल नहीं। तुम शहर के हो और मैं एक जंगली आदिवासी। हम दोनों का कभी मिलन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मोहिनी? भले ही तुम आदिवासी हो, लेकिन हो तो इंसान। इतना बोलकर राहुल ने मोहिनी को छूने की कोशिश की। नहीं राहुल, हमारे बीच ये सब शादी से पहले नहीं हो सकता। तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें हमारे कबीले के नियम के मुताबिक मेरे माँ और बाबा से शादी की इजाजत लेनी होगी। अगर वो इजाजत देंगे तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। राहुल समझ गया कि मोहिनी शादी से पहले उसे अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देगी। ठीक है मोहिनी, मैं आज ही तुम्हारे बाबा से बात कर लूंगा। शाम को राहुल मोहिनी के घर पर पहुंच गया और उसने बड़े मासूमियत भरे अंदाज में मोहिनी के पिता के सामने हाथ जोड़कर कहा, देखिए, मैं मोहिनी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, और मोहिनी भी मुझे पसंद करती है। हमारा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है। तुम शहर के रहने वाले हो और हम जंगली आदिवासी। हम अपनी बेटियों की शादी अपने कबीले में ही करते हैं। तो क्या हुआ, आखिर हम दोनों है तो इंसान ही। भगवान ने हम दोनों को इंसान ही बनाया है। हमारा सरदार इसकी कभी इजाजत नहीं देगा। आदिवासी नियम के मुताबिक हम कबीले से बाहर अपनी बेटियों की शादी नहीं करते। अगर ऐसी बात है तो मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगा, आपके जैसा बनकर। अब तो आपको कोई ऐतराज नहीं? अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं अपने कबीले के सरदार से बात कर लूंगा। संपत ने दूसरे दिन अपने कबीले के सरदार के सामने बात रखी। ठीक है, अगर वो लड़का हमारे समुदाय में हमारे जैसा ही बनकर रहना चाहता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं। दूसरे दिन राहुल और मोहिनी की शादी कबीले के नियम के मुताबिक धूमधाम से हो गई। कबीले के लोगों ने उस रात खूब जश्न मनाया। राहुल अंदर ही अंदर बहुत खुश था। वो बस मोहिनी के शरीर को पाना चाहता था। उसके मन में यही चल रहा था कि वो मोहिनी के शरीर से खेलकर उस जंगल से रफा दफा हो जाएगा, और अगर बात ज्यादा बिगड़ेगी तो वो अपने रास्ते से मोहिनी को हटा देगा, क्योंकि राहुल पेशे से एक डॉक्टर था। शादी के कुछ महीनों तक राहुल ने मोहिनी के शरीर का जी भर कर भोग विलास कर आनंद लिया, और आदत के मुताबिक उसका जी अब मोहिनी से भर गया। कुछ महीनों के बाद जब राहुल को ये पता लगा कि मोहिनी के गर्भ में उसका बच्चा है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। अब उसने मोहिनी के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। वो अब मोहिनी से अपना पीछा छुड़ाने की सोचने लगा। नवरात्रि की पूजा जोर शोर से चल रही थी। मोहिनी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। नवरात्रि की पूजा में मोहिनी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। उसी रात राहुल ने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। उसने दवाइयों के जरिए एक जहर का इंजेक्शन तैयार किया और वो मोहिनी के पास पहुंच गया। मोहिनी पूजा कर रही थी। मोहिनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुबह कर लेना, आज नवरात्रि की पूजा है। देख नहीं रहे मैं पूजा कर रही हूँ। नवरात्रि की पूजा बाद में कर लेना। नहीं राहुल, अगर मैं पूजा से उठी तो माँ दुर्गा नाराज हो जाएंगी। सिर्फ कुछ देर की बात है। तुम अपने पति की इतनी सी बात नहीं मान सकती, जबकि मैं तुम्हारे प्यार में सब कुछ छोड़कर तुम्हारे कबीले में शामिल हो गया। राहुल की बार बार जिद करने से मोहिनी तैयार हो गई। राहुल मोहिनी को जंगल की तरफ ले आया और उसने मोहिनी को इंजेक्शन लगा दिया। ये किस लिए लगाया? इसलिए ताकि तू और तेरा बच्चा मर जाए। राहुल की बात सुनकर मोहिनी हक्का बक्का राहुल की ओर देखने लगी। ये कैसी बात कर रहे हैं आप तो मेरे पति हैं। मोहिनी की बात सुनकर राहुल गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने मोहिनी को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। इंजेक्शन का नशा मोहिनी पर हावी हो चुका था। वो चाहकर भी अपना बचाव नहीं कर पा रही थी। वो दर्द से कराह रही थी। राहुल जानवरों की तरह उसे मार रहा था। जब राहुल पीटते पीटते थक गया। वैसे मैं चाह रहा था कि तुझे छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया कि मेरा बच्चा तुझ जैसे जंगली औरत के साथ रहेगा। मोहिनी रोते हुए बोली, आप तो मुझसे बहुत प्रेम करते थे। अपनी बकवास बंद कर। मैं तुझसे कोई प्रेम नहीं करता था, बल्कि मैं तेरे शरीर से खेलना चाहता था। मैंने आज तक बहुत सी लड़कियों के साथ संबंध बनाए, लेकिन मजबूरी में मुझे तेरे साथ शादी करनी पड़ी। मैं नहीं जानता था कि तू इतनी जल्दी प्रेग्नेंट भी हो जाएगी। मैंने तेरे शरीर में जहर का इंजेक्शन लगा दिया है। कुछ ही देर में ये जहर तेरे पूरे शरीर में फैल जाएगा। इतना बोलकर राहुल वहाँ से चला गया। मोहिनी बेचारी लड़खड़ाती हुई बड़ी मुश्किल से अपने कबीले तक पहुँची।
मोहिनी वहां पहुंचकर अचानक गिर गई। मोहिनी को गिरता देख मोहिनी के माता पिता और कबीले वाले घबराकर मोहिनी के पास आ गए। मोहिनी के पिता ने घबराकर कहा, तुझे क्या हुआ बेटी? तेरा पति तेरे साथ गया था ना, वो कहाँ है? मोहिनी ने लड़खड़ाती हुई आवाज में अपने पिता को सारी बात बता दी। मोहिनी की बात सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगे। मोहिनी का चेहरा नीला पड़ चुका था। अचानक मोहिनी को प्रसव का दर्द उठा। कबीले की औरतों ने मोहिनी को घेर लिया और कुछ देर बाद कबीले की दाई ने निराश होकर कहा, जहर पूरे शरीर में फैल चुका है। माँ और बच्चा दोनों में से शायद ही कोई बचे। हे माँ दुर्गा, मेरी बेटी तेरी भक्त है, क्या तू अपने भक्तों को नहीं बचाएगी? मेरी बेटी ने तेरी पूजा की है,